हाय गाइज, आज का टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन पर आप लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं, ठीक है। इसको अक्सर बुक में बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, चलो जाने दो। जबकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये आपको 2 नंबर दिलाता है। तो आज आप लोग पंक्चुएशन को बड़े विस्तार पूर्वक डिटेल से अच्छे से समझेंगे, और वो भी बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉन इम्पॉर्टेंट। इस हिसाब से आज आप लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पंक्चुएशन को हिंदी में जो इसका मीन्स होता है, हो जाता है विराम चिन्ह, ठीक है। और पंक्चुएशन, ये पंक्चुएशन जो है लैटिन भाषा से, लैटिन एक भाषा है जिसमें से काफ़ी शब्द जो है इंग्लिश में आकर बने हुए हैं, ठीक है। तो लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा का एक शब्द है पंक्टम, ठीक। और पंक्टम मतलब होता है अ पॉइंट। तो पंक्टम शब्द जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, अब पंक्टम मीन्स होता है अ पॉइंट, और पंक्टम से ही बना है पंक्चुएशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि पंक्चुएशन अ पॉइंट, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, एक बिंदु। इसका मतलब ये हो गया कि एक बिंदु है, ठीक है। तो पंक्चुएशन ऐसे छोटे छोटे चिन्ह हैं या बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, जो कि आपके सेंटेंस को सही अर्थ निकालते हैं। छोटे जरूर हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन में जो सबसे पहली पॉइंट्स है वो है फुल स्टॉप, ठीक। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप क्या होता है, किसी भी सेंटेंस के अंत में एक छोटी सी बिंदु को, एक पॉइंट को हम लोग रखते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि हमें वहां पर सेंटेंस आपका समाप्त हो रहा है, अब वहां पर आपको रुक जाना है, ठीक। फुल स्टॉप आप असर्टिव सेंटेंस में, केवल असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं लास्ट में। असर्टिव सेंटेंस कैसा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस भी आपका 2 प्रकार हो जाता है, एक पॉजिटिव जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, और एक निगेटिव, ठीक है। ये भी आप लोग जानिए, क्योंकि हाई स्कूल में अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस ही 2 प्रकार का हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। दोनों प्रकार के सेंटेंस में आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके अलावा जो इंट्रोगेटिव होता है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। और इसके अलावा आप पॉइंट का प्रयोग कहां पे कर सकते हैं, शॉर्टकट नेम, जो शॉर्टकट का नाम प्रयोग होता है, ठीक है। शॉर्टकट नेम, शॉर्टकट नेम जानते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है BK सिंह, BK सिंह, तो ये शॉर्टकट नेम है। तो B कैपिटल में है, K कैपिटल में है, यहां पर आपको पॉइंट रखना है, यहां पर भी क्या करना है, पॉइंट को रखना है। इसी प्रकार से कुछ डिग्री होती हैं, जैसे आप MA, तो ये भी शॉर्टकट में है, तो आप यहां पर पॉइंट रखेंगे। कुछ पद होते हैं जैसे SSP है ना, SSP, ठीक, SI, ठीक। तो ये जो भी पद हैं शॉर्टकट में है, तो इनके भी लास्ट में आप फुल स्टॉप रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से डॉक्टर, मिस्टर के भी लास्ट में आप फुल स्टॉप रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्टकट का नाम है। तो फुल स्टॉप में और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि किसी भी पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस के अंत में आपको फुल स्टॉप लगाना है, और शॉर्टकट के जो नाम होते हैं वहां पर भी फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। ओके, लेट्स नाउ रीड यूज ऑफ कॉमा। यूज ऑफ कॉमा, ठीक। कॉमा का जो साइन होता है वो इस तरीके से लगता है, ठीक है, कॉमा का साइन। तो कॉमा हम लोग सबसे पहले सीरीज ऑफ वर्ड, इसको समझते हैं। सीरीज ऑफ वर्ड क्या है, ठीक है। वर्ड मीन्स शब्द होता है, और सीरीज मीन्स श्रृंखला होता है। वैसे आप लोग सीरीज काफी सुनते हैं इस शब्द को, वनडे सीरीज, टेस्ट सीरीज। तो क्या है वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज? इसका मतलब होता है एक मैच के बाद दूसरा मैच, दूसरा मैच के बाद तीसरा मैच। जब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा आता जाता है इस तरीके से, तो उसको कहते हैं सीरीज, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं श्रृंखला, ठीक है। तो हिंदी में इसको हम कहेंगे श्रृंखला, ठीक।
शब्दों की श्रृंखला हो जाएगी। इस पूरे शब्द का अर्थ हो जाएगा शब्दों की श्रृंखला। ठीक, तो ये हो गया शब्दों की श्रृंखला। तो इसी प्रकार अगर एक शब्द के बाद दूसरा शब्द, दूसरा के बाद तीसरा शब्द आता है तो वो कहलाएगा सीरीज ऑफ वर्ड। एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक, मैंने एक पेंसिल, एक किताब, एक पेन और कुछ पेपर खरीदा। ठीक, इस सेंटेंस को देखिए, मैंने एक पेंसिल, एक किताब, एक पेन और कुछ पेपर खरीदा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा, इस प्रकार से आप कहेंगे सर सभी शब्द एक दूसरे के बाद ही आते हैं, लेकिन एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, जो ऐसे शब्द एक के बाद एक आए वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो। जैसे नाउन हो तो नाउन नाउन ही हो, प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन प्रोनाउन ही हो, एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो, या एडवर्ब हो तो एडवर्ब एडवर्ब ही एक के बाद एक आता चला जाए, तो इसको कहेंगे सीरीज ऑफ वर्ड। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, एक पेंसिल, एक किताब, एक पेन, कुछ पेपर। तो ये पेंसिल क्या है? नाउन है। किताब भी क्या है? नाउन है। पेन भी क्या है? नाउन है। और पेपर भी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ये एक शब्दों की श्रृंखला बन रहा है, इसलिए इनको आप कॉमा से अलग करेंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट में पेन, कुछ पेपर और एंड कंजक्शन से लगा है, इसको अलग नहीं करेंगे। ठीक, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन, आई बॉट a pencil, a book, a pen and some paper। ठीक है, तो देखिए, a pencil, कॉमा, a book, कॉमा, a pen and some paper। लास्ट के जो दो शब्द हैं अ पेन एंड सम पेपर, दोनों के बीच में एंड कंजक्शन आना अनिवार्य है, 100% निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा। ठीक है, जब भी किसी शब्दों की श्रृंखला बनती है तो लास्ट के दो शब्दों के बीच में एंड कंजक्शन आएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज ऑफ वर्ड में आप कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव एड्रेस मतलब होता है संबोधन करना। एड्रेस मीन्स पता भी होता है। ठीक है, एड्रेसिंग मतलब किसी को संबोधन करना। जब हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस मीन्स हो जाता है किसी के नाम से संबोधन करना। ठीक है, जब आप सेंटेंस में किसी के नाम से किसी को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, देन दैट नाउन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। उस समय उस नाउन को अलग सेंटेंस से क्या करना होता है? अलग करना होता है। जैसे आपने कहा, लड़कों मेरी बात सुनो। लड़कों मेरी बात सुनो। इस सेंटेंस देखिए, सपोज दैट मैंने आप लोगों से कहा कि लड़कों मेरी बात सुनो, तो मैंने आपको एड्रेस किया, लड़कों आपको एड्रेस किया, तो किस शब्द से आपको हमने एड्रेस किया? लड़कों। ठीक है, ये नाउन है। इसको आप क्या करेंगे? सेंटेंस जिस भी शब्द को हम एड्रेस करेंगे उस शब्द को सेंटेंस से क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ठीक है, इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में हो जाएगा, बॉयज कॉमा मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। ठीक, तो और अगर दूसरी प्रकार के सेंटेंस आप लेते हैं, जैसे आपने कहा एड्रेस आपका स्टार्टिंग में भी आ सकता है और लास्ट में भी आप उस शब्द को बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा यहां आओ मोहन, यहां आओ मोहन, तो देखिए मोहन किसी का नाम है, आपका फ्रेंड है, मित्र है, तो आप उसके नाम से उसको पुकार रहे हैं, मतलब उसको एड्रेस कर रहे हैं कि यहां आओ मोहन। ठीक है, तो
ये एड्रेस वाला शब्द है, इसको कॉमा से क्या कर देंगे, इस शब्द को बाकी सेंटेंस से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहां आओ, कम हियर कॉमा मोहन। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी को नाम लेकर आप पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उस शब्द को, जिस नाम को आप पुकारेंगे, उसको बाकी सेंटेंस से आप कॉमा लगाकर क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है, और सेकेंड जो टॉपिक आ जाती है वो है केस इन अपोजिशन। वो है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, इस टॉपिक का जो अर्थ होता है ये है जब आप किसी भी व्यक्ति को उसके अन्य पद से, ठीक है, अन्य पद से जब आप उसको संबोधित करें तो वहां पे इसको कहा जाता है केस इन अपोजिशन। ठीक है, जैसे सपोज दैट मेरा नाम क्या है, शैलेश। ठीक है, और मैं क्या हूं, टीचर, अंग्रेजी का टीचर। तो मेरा जो पद है वो क्या है, अंग्रेजी का टीचर। तो आपने कहा शैलेश सर अंग्रेजी के टीचर। ठीक है, और इसी तरीके से हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आपने कहा राम, सभी लोग जानते हैं भगवान राम को, और ये किसके पुत्र थे, दशरथ, दशरथ के पुत्र। तो दोनों शब्द देखिए एक ही चीज है, राम वही है और दशरथ के पुत्र भी वही हैं। ठीक है, तो ये एक ही शब्द को दो शब्दों से बुलाया जा रहा है, अतः इसको कॉमा करके सेंटेंस से अलग कर देंगे। ठीक है, पुत्र ने रावण को मारा। राम या दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप देखिए राम को दशरथ के पुत्र, ये जो शब्द है ये कहलाएगा केस इन अपोजिशन। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री राम का ही दूसरा नाम आप दशरथ के पुत्र से उनको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक, राम कॉमा दशरथ के पुत्र, द सन ऑफ दशरथ किल्ड द रावण। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपने देखा कि राम कॉमा द सन ऑफ दशरथ। ठीक, तो द सन ऑफ दशरथ को आप कॉमा से अलग कर देंगे। ठीक, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, पहली पॉइंट थी नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस एंड सेकंड पॉइंट थी केस इन अपोजिशन। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग योर बोर्ड एग्जाम। एंड थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो स्पीच होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक, डायरेक्ट जो स्पीच होता है उसमें दो सेंटेंस आए रहेंगे, जैसे आई सैड ही कैन प्ले नाउ। ये एक सेंटेंस आपके पास है। ठीक है, ये एक सेंटेंस आपके पास है, इसमें देखिए दो सेंटेंस ऐड है, आई सैड और दूसरा है ही कैन प्ले नाउ। ही कैन प्ले नाउ। तो इस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है सैड। फिलहाल अभी हम लोग इसको इन्वर्टेड कामा में पढ़ेंगे अलग से, तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में इसको हम समझाएंगे, क्योंकि कॉमा का जो टॉपिक है ये काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, आई सैड, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, और बाकी का जो हिस्सा है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक, तो आई सैड, सैड को क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब को आप सेंटेंस से क्या करेंगे, अलग करेंगे। और जो दूसरा हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच, उसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज करेंगे और ही का पहला अक्षर एच कैपिटल में हो जाएगा, कैन प्ले नाउ।
और इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। मैं पहले ही आपको बता चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस होते हैं लास्ट में क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप। तो लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक, तो ये आपने, ये जो डायरेक्ट स्पीच है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 95% आपके इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट सेकंड टॉपिक में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। कॉमा का यूज आइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस आपको मिल जाएंगे जो है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस आपस में मिलकर बनते हैं, उसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे या फिर कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। हमको यहाँ पर कॉमा को पढ़ना है इसलिए हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक प्रमुख वाक्य होता है और दूसरा वाक्य पहले वाले वाक्य क्या करता है, विशेषता को बताता है। ठीक है, सॉरी, उसकी हेल्प करता है। लेकिन और इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अभी लेकर अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, और इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें एग्जाम्पल में हु, व्हेन, वेयर, इफ, एनी जो कंजक्शन है और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि कनेक्टर के रूप में काम करते हैं, वही सारे शब्द जो है नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में आएगा। ठीक है, तो नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, तो आपको ये देखना है कि आप इस कहाँ पर प्रयोग करेंगे, कहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लॉज जो है, अभी समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे, शुरू में आता है नाउन क्लॉज, जब शुरू में आता है तो आप नाउन क्लॉज जब शुरू में आता है तो आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। एडवर्बियल क्लॉज भी जब शुरू में आएगा तो आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज बीच में आएगा तो आप कॉमा का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज कॉमा का प्रयोग सेंटेंस में नहीं करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। आइए देखते हैं, एक सेंटेंस हम लेते हैं, When I was child, I was naughty। इस सेंटेंस को देखिए, When I was child, I was naughty। सबसे पहले इसमें यह समझिए कि कौन प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज देखिए, पहला सेंटेंस लीजिए, एक लीजिए, I was naughty, मैं शरारती था, और दूसरा है जब मैं बच्चा था। तो अगर इस हिस्से को हटा दिया जाए, अगर पहले इस हिस्से को हटा दीजिए, इस सेंटेंस को देखिए, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, तो क्या ये सेंटेंस पूरा हो गया? नहीं, सुनने पे ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चा था, अभी कुछ और कहना है, मतलब सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस हम इसको अगर इसको हटाकर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज नॉटी, मैं शरारती था, मतलब इसको किसी की सहायता जरूरत नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट दिख रहा है, मैं शरारती था। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, जो कि अपने आप में पूर्ण सेंटेंस होता है, इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि इसे हमेशा दूसरे की उपवाक्य के तौर पाएगा, हमेशा दूसरे की सहायता करेगा, दूसरे की मदद करेगा, दूसरे सेंटेंस की। ठीक है, तो आपने पहचान लिया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। वैसे भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में अक्सर कंजक्शन, कोई ना कोई कनेक्टर आपका लगा रहेगा। यहाँ पर व्हेन शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि एक कनेक्टर है। ठीक है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, और ये कनेक्टर सेंटेंस के शुरू में आया है, अतः दूसरे क्लॉज को जो है आप कॉमा लगाकर सेंटेंस से क्या कर देंगे,
अलग कर देंगे। मैंने अभी यही बताया, एडवर्बियल क्लॉज में और नाउन क्लॉज में अगर कोई भी कनेक्टर सेंटेंस के शुरू में आता है तो दूसरे सेंटेंस को कॉमा लगाकर क्या करेंगे, अलग करेंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाए, आई वॉज नॉटी व्हेन आई वॉज चाइल्ड, मैं शरारती था जब मैं बच्चा था। ठीक है, अब यहां पे कनेक्टर सेंटेंस के बीच में आया है तो अब आप कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो आइए हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को समझ लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जैसे हमने कहा, मोहन हु इज गुड बॉय हैज नॉट कम। इस सेंटेंस देखिए, दो सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। मोहन हु इज गुड बॉय हैज नॉट कम। ठीक, तो पहला सेंटेंस है मोहन हैज नॉट कम और दूसरा सेंटेंस है हु इज गुड बॉय। तो हु इज गुड बॉय, इसमें देखिए ये गुड शब्द क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर ये पूरा पूरा सेंटेंस एक साथ में आया हुआ है। मोहन जो कि अच्छा लड़का है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, मोहन की विशेषता बता रहा है। अब पूरा का पूरा सेंटेंस जो है मोहन की विशेषता बता रहा है। अब गुड शब्द जो है एडजेक्टिव है, लेकिन पूरे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, जब कोई एक कंप्लीट सेंटेंस किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो एडजेक्टिव क्लॉज को जैसे ही आप पहचान लेते हैं उसे कॉमा लगाकर दो सेंटेंस से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, दोनों जगह, स्टार्टिंग में भी एंड आफ्टर भी। ठीक है, कॉमा लगाकर सेंटेंस से क्या कर देना है, आपको अलग कर देना है। ठीक है, आइए टैग इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। व्हाट इज टैग इंट्रोगेटिव। टैग इंट्रोगेटिव में भी आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टैग इंट्रोगेटिव। टैग इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक शब्द होता है हिंदी में है ना। ठीक है, इसी के लिए हम लोग लास्ट में प्रयोग करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, जैसे प्रयोग करते हैं डिडंट, डजंट, डोंट। ठीक है, इस शब्द को सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं। जैसे वह नहीं आता है, वह नहीं आता है, तो ही डज नॉट कम, वह नहीं आता है। तो आप कहते हैं है ना, अगर लास्ट में लगा दिया वह नहीं आता है ना, तो आगे आपका जो है इसके लिए लगाना पड़ेगा डज ही। डज ही डज नॉट कम, डज ही, वह नहीं आता है, डज ही। तो इस जो है ना आपने लगाया इसके लिए आप प्रयोग करते हैं डज ही, इसी को कहते हैं टैग इंट्रोगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से लास्ट में डिडंट, डजंट, डोंट या फिर निगेटिव सेंटेंस में डज ही, डिड ही, डू यू, सी ही, डज सी, इस प्रकार के करके निगेटिव सेंटेंस में आपका इंट्रोगेटिव टैग लगता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव टैग को हम लोग इसकी टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने ये बता दिया कि जब भी इंट्रोगेटिव टैग आएगा तो उसको कॉमा लगाकर सेंटेंस से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और इसके बाद कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते हैं। उन शब्दों को जो है आपको जान लेना है, कौन कौन से शब्द हैं जो आएगा तो उसको हमेशा कॉमा लगाकर क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, आपके पास कुछ शब्द हैं जैसे यस, नो, सर, काइंडली, प्लीज। ठीक है, यस, नो, सर, काइंडली, प्लीज, ये ऐसे शब्द हैं। और कुछ ओ, वेल। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्द हैं। अगर ये शब्द सेंटेंस में कहीं पर भी आते हैं तो इसको कॉमा लगाकर सेंटेंस से क्या करेंगे, इसको आप अलग कर देंगे। एंड दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार हमने आज आपको पंक्चुएशन पूरे कंप्लीट तौर पे इसको हमने डिटेल में क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 जिसमें बाकी बचे हुए पंक्चुएशन को हम उसमें शामिल करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन जो आएगा उसको एक नज़र में थर्ड वीडियो में हम लोग इसको जो है देखेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।